हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक एडिटोरियल पार्ट लेकर आई हूँ और ये एक 2 दिन पहले का एडिटोरियल है, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने सोचा कि इसे भी कवर करा दूँ। तो इसको जितना हो सके सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगी और साथ ही साथ हम इंग्लिश रीडिंग स्किल्स भी सीखेंगे, कैसे हमें रीडिंग देनी चाहिए, कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना चाहिए और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, इंग्लिश के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स सब समझने की कोशिश करेंगे। तो एक डायरी पेन लेकर ज़रूर बैठना ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सको। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। An IJS is an idea whose time has come. IJS का मतलब हुआ इंडियन जुडिशियल सर्विस। IJS एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। कम का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है, जैसे कम, केम, कम। तो कम वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी कम ही आया, इसीलिए हैज के साथ कम लिखा है। ये मत समझना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया हैज बीन अवैश विथ सेवरल मीम्स। सोशल मीडिया मीम्स से, बहुत सारे मीम्स से भरा हुआ है, या इसमें सोशल मीडिया पे इस मीम्स की बाढ़ आ गई है। अवैश विद का मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ, तो सोशल मीडिया बहुत सारे मीम्स से भरा हुआ है। मीम्स तो आज के डेट में मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। ऑफ दीज, इनमें से देयर इज वन, एक है दैट अपीयर्स टू बी द बेस्ट, जो सबसे अच्छा लगता है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, अ फायर ब्रिगेड हैज इग्नाइटेड, एक वर्ड ये है, मोर फायर व्हाट इट एक्सटिंग्विश्ड। फायर ब्रिगेड होते हैं जो आग बुझाने वाले लोग, तो फायर ब्रिगेड ने इग्नाइटेड मतलब आग जला देना या फिर आग लगा देना, तो इसका मतलब आग लगाना, और एक्सटिंग्विश्ड मतलब आग बुझाना। तो एक फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने से ज़्यादा आग लगा दी। ये एक मीम था जो इनको बहुत पसंद आया। द फैक्ट इज द फायर इज स्टिल रेजिंग। सच तो यह है कि आग अभी भी भड़क रही है या आग अभी भी लगी हुई है, ठीक है, रेजिंग। डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स, परेशान करने वाली घटनाएं। देयर आर नो मार्क्स फॉर गेसिंग व्हाट द इंसिडेंट बीइंग रेफर्ड टू इज। मतलब कोई नंबर नहीं है, कोई अंक नहीं मिलेंगे आपको इसके फॉर गेसिंग, इस चीज़ का अनुमान लगाने के लिए कि व्हाट द इंसिडेंट बीइंग रेफर्ड टू इज, कि मतलब ये जो फायर ब्रिगेड वाली कहानी है ये किस घटना के बारे में बोला जा रहा है। अगर आप इसको गेस कर लेते हो तो उसका कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। द रिसेंट, हाल ही में, एंड शॉकिंग डिस्कवरी, और हाल ही में एक चौंकाने वाली खोज हुई है, कहाँ, बाय द दिल्ली फायर ब्रिगेड, दिल्ली के फायर ब्रिगेड के द्वारा, ऑफ हाफ बर्न्ट करेंसी नोट्स, आधे जले हुए नोटों की जो खोज की है दिल्ली के फायर ब्रिगेड ने, वो एक शॉकिंग खोज थी। वाइल पुटिंग आउट ए फायर, वाइल पुटिंग आउट ए फायर मतलब आग बुझाते समय, दैट ब्रोक आउट इन द ऑफिशियल रेसिडेंस, जो जजेस को जो घर प्रोवाइड की जाती है बाई गवर्नमेंट, तो उस घर में, उस आवास में जो आग लग गई थी, उस आग को बुझाते समय दिल्ली के फायर ब्रिगेड ने बहुत ही चौंकाने वाली खोज की कि आधे जले करेंसी नोट्स भी उनको वहां पे मिले। वन होप्स, उम्मीद है कि इंटरनल इंक्वायरी दैट हैज बीन ऑर्डर्ड, आंतरिक जांच जो कि आदेश दिया गया था भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, विल बी कंप्लीटेड अर्ली, जल्द पूरी हो जाएगी, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस, एंड इट्स फाइंडिंग्स मेड पब्लिक। एंड इट्स फाइंडिंग्स मतलब, और इसके जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, जो भी परिणाम निकलेगा, मेड पब्लिक मतलब सार्वजनिक किया जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा कि क्या एक्चुअली में हुआ है। जज इन द आई ऑफ दिस स्टॉर्म, स्टॉर्म कहा जा रहा है ये जो घटना घटी ना, ये तूफान जो आया, तो इस तूफान के केंद्र में रहे जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, जिनके घर में ये सब कुछ हुआ, हैज बिन रिपैट्रिएटेड। ये देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन करना मत भूलना। इसका मतलब होता है वापस भेज देना। तो इस जज को, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे, इनको वापस भेज दिया गया है टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट। पेरेंट हाई कोर्ट मतलब जिस हाई कोर्ट से इनको यहाँ पे दिल्ली में पोस्ट किया गया था, जहाँ पे वे पहले पोस्टेड थे, वहां उनको मूल उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया है। एनी अदर पब्लिक सर्वेंट, भी अन्य लोक सेवक के लिए, वुड हैव फेस्ड अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये देखो, हम हमेशा आए दिन सुनते रहते हैं एफआईआर कर दिया, एफआईआर कर दिया, बट शायद ही कुछ लोगों को इसका फुल फॉर्म पता हो। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो किसी भी अन्य लोक सेवा के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR, और फिर FIR का सामना करना पड़ता, फॉलोड बाय एन इन्वेस्टिगेशन,
और उसके बाद जांच का सामना करना पड़ता। Many may recall the case of a former CJI. कई लोगों को एक पूर्व CJI जो पहले एक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं उनका मामला याद होगा। May recall, who included himself, जो शामिल थे किस चीज में, एज अ मेंबर ऑफ द इंक्वायरी कमिटी, जांच की एक समिति के सदस्य के रूप में जो शामिल थे, that had been constituted to probe a complaint. अब ऐसे समझो कि कोई याद होगा जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी, एक जांच की समिति में खुद को शामिल किया था एज अ मेंबर। और वो समिति जो थी, अब यहाँ पे देखो कमेटी के बाद दैट हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये कमेटी जो थी क्यों गठित की गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, टू प्रोब मतलब होता है जांच पड़ताल, ठीक है, जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था। किस चीज का जांच? एक कंप्लेंट, एक शिकायत ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, एक यौन उत्पीड़न की शिकायत की जो कंप्लेंट थी उसकी जांच के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था। अब क्या है इसके बारे में आगे देखते हैं। दैट हैड बीन लॉन्च्ड बाय ए कोर्ट स्टाफ अगेंस्ट द सीजीआई। अब देखो जो सीजीआई खुद को उस कमेटी का मेंबर बना के रखे हुए थे, उसी सीजीआई के खिलाफ उस कोर्ट के स्टाफ ने, किसी स्टाफ ने उन पर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट दायर कर दी थी। दिस लेड टू सच पब्लिक आउटरेज। दिस लेड टू मतलब कि कोई चीज, किसी चीज। दिस लेड टू सच पब्लिक आउटरेज, इससे इतना सार्वजनिक आक्रोश हुआ, आक्रोश मतलब बहुत ज्यादा लोग गुस्से में थे, दैट द सीजीआई हैड टू ऑप्ट आउट। आउटरेज मतलब आक्रोश, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। तो इस चीज से, इस घटना से इतना ज्यादा आक्रोश हुआ लोगों में कि सीजीआई को इससे बाहर होना पड़ा। किससे? उस कमेटी के जो वे मेंबर बन के बैठे थे उसमें से वे बाहर होना पड़ा उनको, ठीक है। Whatever be the resulting convulsions, परिणामी ऐंठन और असुविधा एंड डिस्कम्फर्ट इन द जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली में जो भी असुविधा हुआ हो, दिस डिस्टर्बिंग एपिसोड हैज ड्रॉन अटेंशन टू एन इशू। ये जो घटना घटी, ये परेशान करने वाली घटना, इस ड्रॉन अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित किया है, हैज के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म, आकर्षित किया है किस चीज के प्रति? टू एन इशू, एक मुद्दे की तरफ, विच एवरीबडी न्यू, जो हर कोई, जिसे हर कोई जानता था, बट मेंटेन्ड अ डिस्क्रीट साइलेंस अबाउट वेरियस रीजंस। लेकिन उन लोगों ने बनाए रखा, मेंटेन करके रखा क्या? डिस्क्रीट साइलेंस, एक तरीके की चुप्पी, अबाउट फॉर वेरियस रीजंस, बहुत सारे कारणों की वजह से उन लोगों ने इस पर चुप्पी बनाए रखी। That this incident has happened, यह घटना हुई है just after two recent developments, हाल ही में हुए दो घटनाओं के जस्ट बाद, has not helped matters, जिससे मामले में कोई मदद नहीं मिली। In the first instance, सबसे पहले the Supreme Court of India took objection मतलब आपत्ति जताई, to an order, एक आदेश के खिलाफ, passed by the लोकपाल, जो लोकपाल के द्वारा पास किया गया था, taking cognizance of a complaint of corruption. Cognizance मतलब होता है संज्ञान लेते हुए किसी चीज को। तो उस जज ने लोकपाल के द्वारा जो पास किए गए थे उस आदेश पर आपत्ति जताई, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शिकायत जो की गई थी उस चीज को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने इस आदेश पर आपत्ति जताई। किसके खिलाफ ये शिकायत की गई थी? अगेंस्ट ए हाई कोर्ट जज, एक उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ, न्यायाधीश के खिलाफ, एंड रेफर्ड टू इट टू द सीजीआई, और इस मामले को सीजीआई को भेज दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। द कोर्ट हैज टेकन सो मोटो नोटिस ऑफ दिस डिस्टर्बिंग ऑर्डर, कोर्ट ने, न्यायालय ने इस परेशान करने वाले आदेश का स्वतः संज्ञान लिया है, तुरंत ही काम किया। ऑर्डर एज इन इट्स व्यू, उसके विचार में, द लोकपाल हैज नो जुरिस्डिक्शन, लोकपाल के पास कोई अधिकार नहीं है, टू एक्ट अपॉन कंप्लेंट्स, शिकायतों पर कार्य करने का या कार्रवाई करने का, अगेंस्ट जजेस, न्यायाधीशों के खिलाफ। मतलब सुप्रीम कोर्ट के नजर में, के विचार में, लोकपाल के पास जजेस के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।
द मैटर इज बिफोर द कोर्ट, अब यह मामला न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय के सामने है, न्याय मतलब कोर्ट में है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम फैसला चाहे जो भी हो, इट हैज वंस अगेन शार्पेंड द फोकस, इसने एक बार फिर ध्यान केंद्रित कर दिया है ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्यायिक जवाबदेही पर। भी हमारे सवाल हैं उसके जवाब हम जजेस या कोर्ट से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मामलों ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, रेजिंग क्वेश्चंस, जिसमें सवाल उठ रहे हैं अबाउट द बारे में इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता एंड द ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता ऑफ इट्स इंटरनल इंक्वायरी मैकेनिज्म, इसकी आंतरिक जांच प्रणाली पर। जैसे इसको एक बार सही से समझते हैं कि सारे जो मैटर्स हैं, इन सारे मैटर्स ने हमारा ध्यान केंद्रित कर दिया है कि जो जुडिशियल प्रोसेस होते हैं कि कोर्ट में जो जिस तरीके से काम हो रहा है, इन सारी चीज़ों की प्रभावशीलता क्या है और इसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी क्या है, अंदर में जो काम चल रहा है उन सारे काम पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। द सेकेंड इंस्टेंस, अब ये फर्स्ट इंस्टेंस की बात थी, दूसरा मामला हैपेंस हुआ टू बी अ रिपल्सिव ऑर्डर, एक बहुत ही घृणित आदेश का है दूसरा मामला। कुछ ऐसा आदेश आता है जो बहुत ज्यादा हेट्रेड जिसने फैलाई थी, रिपल्सिव मतलब होता है घृणा, हेट, रिपल्सिव ऑर्डर, रिपल्सिव जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस ऑर्डर के लिए, मतलब उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ऑर्डर था ये कैसा था, तो रिपल्सिव था, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं हिंदी में विशेषण, तो जिसका मतलब होता है घृणित। तो दूसरा मामला था एक घृणित आदेश का जो कि पास किया गया था हाई कोर्ट जज के द्वारा, वेयर इन द लॉर्डशिप वाज ऑफ द व्यू, जिसमें लॉर्डशिप वाज ऑफ द व्यू, माननीय न्यायाधीशों का मानना था कि ग्रैबिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ अ माइनर गर्ल, किसी नाबालिग लड़की के शरीर के अंगों को पकड़ना, एंड ब्रेकिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ हर पजामा, और उसके पजामे की डोरी को, नाड़े को तोड़ना, वर नॉट इनफ टू चार्ज एन अक्यूज्ड विथ, ये बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं है किसी को आरोप लगाने के लिए द ऑफेंस ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू रेप, कि रेप या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए ये चीजें पर्याप्त नहीं है। इट्स नॉट इनफ टू अक्यूज दैट पर्सन टू अटेम्प्ट टू रेप, एंड दिस वाज द ऑर्डर गिवन बाय हाई कोर्ट जज। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है रिपल्सिव ऑर्डर, एक बहुत ही गंदा आदेश था, ये घृणित आदेश था ऑब्वियसली। मर्सीफुली, के सौभाग्य से, दिस ऑब्नॉक्सियस ऑर्डर, ये देखो ये इसका सिनोनिम है रिपल्सिव का, इसका मतलब ये होता है घृणित, ये बहुत ज्यादा हेट्रेड वाला ये जो आदेश था, हैज बीन स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, स्टेड बाय मतलब रोक दिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों, ड्यू टू इट्स टोटल लैक ऑफ सेंसिटिविटी, संवेदनहीनता के कारण, मतलब इसमें कोई संवेदनशीलता नहीं दिख रही है उस जज की, इसीलिए इस मामले को अभी रोका गया है, इस आदेश को पारित नहीं किया गया, रोक दिया गया। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन दीज 3 केसेस, ये जो 3 मामलों में क्या समानता है, दैट इन्वॉल्व हाई कोर्ट जजेस, जिसने उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जजेस को इसमें शामिल हैं, जो इन मामलों से जजेस जुड़े हुए हैं, इसमें क्या समानता है। द आंसर इज, इसका उत्तर है कि सारे जजेस हैव पास्ड थ्रू द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सिलेक्शन, कि ये सारे न्यायाधीशों की चयन की जो प्रक्रिया है बाय द कोलेजियम ऑफ जजेस, कोलेजियम द्वारा चयन के मौजूदा प्रणाली से ही ये सारे जजेस गुजरे हैं, मतलब उनके चयन पे, उनके सिलेक्शन पे सवाल उठ रहा है कि ये जजेस इतना पढ़ लिख के यहाँ पे सेलेक्ट होकर आए हैं, सब कुछ सारे प्रोसेस को पार करके, फिर भी उन्होंने इतने ऐसे घटिया ऑर्डर पास कैसे किया। दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस, यह एक चयन प्रक्रिया है, दैट हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म, जिसने कई वर्षों से आलोचना होते आ रही है। ये एक ऐसा कोलेजियम के द्वारा जो जजेस की नियुक्ति होती है, इस प्रोसेस पर हमेशा से आलोचना होते आई है, ऑन एंड ऑफ फॉर मेनी ईयर्स, वर्षों से इसकी आलोचना होते आ रही है, बिकॉज ऑफ इट्स, क्योंकि ओपिक नेचर एंड स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ अ फ्यू फैमिलीज ओवर द सिस्टम, इस प्रणाली पर कुछ परिवारों का कब्जा है, इसकी प्रकृति अपारदर्शी है, ओपिक ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब एक पारदर्शी, मतलब इस पार से उस पार आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, लेकिन ओपिक जो होता है वो होता है जैसे शीशा पे बिल्कुल अगर मान लो फॉग जमा हो गया तो वो धुंधला हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस है वो अपारदर्शी है, मतलब कुछ समझ नहीं आता कि अंदर क्या चल रहा है। एंड स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ अ फ्यू फैमिलीज, स्ट्रैंगल होल्ड मतलब कब्जा, तो कुछ फैमिली, कुछ परिवारों का इन चीजों पे कब्जा है, जिसकी इस सिस्टम पे, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं और कैसे भी जजेस सेलेक्ट होके इसमें आ रहे हैं। जुडिशियल डायनेस्टीज
sometimes result in the selection of incompetent and mediocre persons. न्यायिक वंशवाद, जो एक के बाद एक वंशवाद मतलब एक ही वंश के अलग अलग जो जजेस आ रहे हैं उस बारे में बोला जा रहा है कि न्यायिक वंशवाद के कारण समटाइम्स कभी कभी रिजल्ट क्या होता है इसका, इन द सिलेक्शन ऑफ इनकॉम्पिटेंट अयोग्य और औसत दर्जे के लोगों की चयन हो जाती है। मेडियोकर पर्सन मतलब औसत दर्जे के, ठीक है। हैव एन इंडियन जुडिशियल सर्विस, भारतीय न्यायिक सेवा हो। ऑल दिस हैज ऑल्सो लेड टू द रिवाइवल ऑफ द डिबेट, इन सब पर फिर से बहस शुरू हो गया है। ऑन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, इन सब ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पर बहसों को फिर से शुरू कर दिया है। दिस एक्ट was passed by parliament, यह अधिनियम संसद के द्वारा पास किया गया था विद द रेटिफिकेशन ऑफ 16 स्टेट असेंबलीज, 16 राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन। रेटिफिकेशन मतलब उन लोगों ने भी अपना अग्रीमेंट दिया था और उसके बाद संसद ने इसे पास किया। एंड had the assent of the president of India, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी मंजूरी दी गई थी इन दिसंबर 2014। 2014 के दिसंबर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। बट लेकिन द सुप्रीम कोर्ट चोज टू स्ट्राइक इट डाउन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। ऑल्दो हालांकि मेनी वर ऑफ द व्यू, कई लोगों का मानना था दैट द कोर्ट कुड हैव गॉन इन फॉर अ जुडिशियल रिव्यू, कि कोर्ट केवल यह तय करने के लिए न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कर सकता था, ओनली टू डिसाइड, सिर्फ यह निर्णय लेने के लिए, वेदर द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कि ये जो संसद के द्वारा जो पारित कानून है वाज इन कन्फर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो संविधान में जो प्रोविजन प्रावधान लिखे गए हैं उसके साथ ये मैच करती है कि नहीं, उसके अनुरूप है कि नहीं। तो इन चीज़ों को अब जैसे जो भी लॉज, जो भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए, अब जुडिशियल रिव्यू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट देखती है कि ये कानून संविधान के हिसाब से संविधान के अनुरूप है कि नहीं, और ये इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और वाइल दिस डिबेट में गो ऑन, हालांकि यह बहस जारी रह सकती है, मे गो ऑन अ मच सिंपलर एंड इमीडिएट सोल्यूशन, लेकिन इसका अधिक सरल, सबसे सरल और तात्कालिक, बहुत जल्दी कोई अगर हल हो सकता है, टू हैव एन एक्सक्लूसिव ऑल इंडिया सर्विस, मतलब कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी जो भी लोग कंपटीशन पास करके आते हैं तो यूपीएससी के तर्ज पर, उसके पैटर्न पर ही जुडिशरी मतलब जजेस की भी नियुक्ति होनी चाहिए। जिस तरह से यूपीएससी एग्जाम्स लेती है और लोग वहाँ पे क्वालिफाई होकर जाते हैं, कॉम्पिटिटिव, लोग वहाँ पे ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होती है लोगों की, तो उसी योग्यता पर आधारित उसी तर्ज पर जजेस की भी नियुक्ति होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज सच एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, द इंडियन फॉरेन सर्विस, द इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो आप जानते ही हो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सारे जो पोस्ट्स हैं ये सब यूपीएससी के द्वारा भरे जाते हैं और एक यूपीएससी की एग्जाम होती है। तो उस तरह से लोग एक बहुत ही काबिल और मेरिटोरियस पीपल आर बीइंग सेलेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। तो वही कहा जा रहा है कि जजेस की नियुक्ति भी इस तरह से ही होनी चाहिए। इंस्टीट्यूटिंग एन इंडियन जुडिशियल सर्विस हैज बीन डिस्कस्ड इन द पास्ट, मतलब भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूटिंग मतलब गठन। दिस मे बी द राइट टाइम, यह सही समय हो सकता है, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, इट्स प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स मतलब होता है पक्ष विपक्ष या उसकी लाभ या हानि, एंड इम्प्लीमेंट और लागू करने के लिए, ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड सिस्टम, एक पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रणाली लागू करने का यह सही समय हो सकता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। When स्टेट लेवल जुडिशियल सर्विस ऑफिसर्स, स्टेट लेवल के भी जो जुडिशियल सर्विस ऑफिसर्स हैं, आर सेलेक्टेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वे प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही उनका चयन किया जाता है। वाई नॉट हैव द सेम प्रोसेस एट द नेशनल लेवल, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी यही प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती। विल इंश्योर कोर्स करेक्शन, पाठ्यक्रम में सुधार। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस, बहुत या कई फायदे हैं इन हैविंग एन इंडियन जुडिशियल सर्विस, भारतीय न्यायिक सेवा होने के। फर्स्ट, पहला, इट वुड रिजल्ट इन द हायर जुडिशरी, उच्च न्यायपालिका, it would result in the higher judiciary becoming more inclusive and representative in character। अब इंडियन जुडिशियल सर्विस अगर होता है तो इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा है उच्च न्यायपालिका जो है वो अधिक समावेशी हो जाएगी, मतलब सबको लेकर चलेगी, और रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर, और चरित्र में भी प्रतिनिधित्व करने वाली बन जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक कंपटीशन के थ्रू होगा, तो हर एरिया से लोग आएंगे, इंडिया के किसी भी पार्ट से, तो वो एक तरीके से अपने एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे और वो बिल्कुल पारदर्शी होगा। एट प्रेजेंट
वर्तमान में द हायर जुडिशियरी इज एन एलीट क्लब। उच्च न्यायपालिका एक कुलीन वर्ग है, डोमिनेटेड बाय अ फ्यू फैमिलीज, जो समाज के बड़े घरों के हिस्से हैं। विमेन एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, महिलाओं और समाज के हाशिए वर्ग के लोग, जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आर वेरी पुअरली रिप्रेजेंटेड, उनकी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जुडिशियरी में, कम है, बहुत कम लोग वहां पे विमेन और मार्जिनलाइज सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू ओपन द डोर्स, अब यह एक बहुत ही आवश्यक बन चुका है, आवश्यकता है ओपन द डोर, दरवाजे खोलने की, ऑफ द जुडिशियरी टू मेरिटोरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि पूरे भारत के हर भाग से बहुत मेधावी उम्मीदवार सभी क्षेत्रों से इस न्यायपालिका में शामिल हो, एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू कम्पीट फॉर सीनियर जुडिशियल पोजीशंस, मतलब कम्पीट करने के लिए भारत के सभी भागों और सभी क्षेत्रों से मेरिटोरियस कैंडिडेट्स आए, और इस चीज के लिए अब न्यायपालिका को दरवाजे खोलने की आवश्यकता है। सेकंड क्या है, रिक्रूटमेंट में भी इंटरेस्टेड, जो भर्ती का काम है वो सौंपा जा सकता है किसको, टू द यूपीएससी को इंटरेस्टेड मतलब सौंपना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, जो भर्ती है, वो यूपीएससी को सौंपा जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, स्टिपुलेटिंग द क्राइटेरिया एंड द मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर द सीनियर जुडिशियल पोजीशंस। स्टिपुलेटिंग मतलब निर्धारित करेगा, जो डिसाइड करेगा कि क्या क्राइटेरिया होगा, मानदंड होंगे, और क्या मेथड ऑफ सिलेक्शन होगा फॉर द सीनियर जुडिशियल पोजीशन। जो भी जजेस, जो हायर पोस्ट के पोजीशंस हैं कोर्ट में, उसको सिलेक्शन करने की क्या मेथड्स होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, इसका ये सारे जांच, इस सारे चीजों के उनको यूपीएससी को हमें सौंप देना चाहिए, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड लीगल ल्यूमिनरीज। और यूपीएससी उच्च न्यायालयों और जो हाई कोर्ट और कानूनी विशेषज्ञ, जो लोग लीगली बहुत नॉलेजेबल हैं, उनसे कंसल्ट करके, उनसे परामर्श करके ये चीजें आगे बढ़ा सकती है या निर्धारित कर सकती है। ल्यूमिनरीज मतलब विशेषज्ञ। दिस प्रोसेस वुड ऑल्सो इंस्युलेट द जुडिशरी फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यह प्रक्रिया न्यायपालिका के मतलब जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप से बचाएगी। जुडिशरी इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता इसके लागू होने की प्रक्रिया में। थर्ड, ए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस, एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया विथ डिटेल्स इन द पब्लिक डोमेन, जिसके डिटेल्स पब्लिक की नजर में हो, लोगों की नजर में हो या सार्वजनिक हो, इज ऑब्वियसली मच बेटर देन, वो बिल्कुल ही ज्यादा अच्छा है देन द क्लोज डोर मीटिंग्स, बंद दरवाजे के पीछे जो मीटिंग हो रहे हैं उससे। किसकी मीटिंग? ऑफ द कोलेजियम में जो मीटिंग होती है, अब अंदर वो किस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, वो किसी को नहीं पता होता। तो वही कहा जा रहा है कि एग्जाम के थ्रू जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तब वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो हर किसी को पता होगा कि किस प्रोसेस से जजेस की सिलेक्शन हुई है। पोस्ट सिलेक्शन चयन के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक व्यापक प्रशिक्षण प्रोग्राम वुड इंश्योर, सुनिश्चित करेगा दैट कि दोज सेलेक्टेड आर वेल वर्स्ड, जो चयनित कैंडिडेट्स हैं वे बिल्कुल पारंगत हैं इन द मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ लॉ, कानून के अलग अलग ब्रांचेस में और विभिन्न कानून के हर विभाग का नॉलेज है। द सुप्रीम कोर्ट में ऑल्सो इवॉल्व, सुप्रीम कोर्ट ये भी विकसित कर सकता है क्या, सिस्टम ऑफ ओवरसाइट, एक निगरानी का सिस्टम, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, इंटेग्रिटी, ईमानदारी, एंड टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दोज हु लैक इंटेग्रिटी। ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तरीके की निगरानी का सिस्टम भी रखा जा सकता है, और साथ ही साथ जो लोग ईमानदारी फॉलो ना करते हुए सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं या किसी तरह का करप्शन इंक्लूडेड है उस यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस में, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी की जा सकती है। इन दिस राइटर्स व्यू, लेखक के विचार में, दिस विल ग्रेटली हेल्प इन रीस्टोरिंग द फेथ ऑफ द पीपल, ये बहुत ही अच्छे से मदद करेगा लोगों के भरोसे को जीतने में या फिर से बहाल करने में, एज वेल एज द इमेज ऑफ द हायर जुडिशरी, और साथ ही साथ उच्च न्यायपालिका की जो छवि सुधारने में, इन द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय तंत्र जो है, लोकतंत्र है, उसकी जुडिशरी की खराब छवि जो बनी हुई है, ये प्रोसेस के थ्रू अगर जजेस की ज्वाइनिंग होती है तो उनकी छवि भी सुधरेगी और साथ ही साथ हमें लोगों का विश्वास भी जीतने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरा एडिटोरियल खत्म होता है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसे जितना हो सके सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर हेल्प मिली है देन प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑफ कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।